हेलो साथियों, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी लेकर के आया हूँ। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, जिनको मैंने नोट्स का रूप दिया है और उन कलेक्टेड पॉइंट्स को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में किस तरह से बायोग्राफी तैयार करें, कौन कौन से पॉइंट हम शामिल करें, तो इस तरह की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनको मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही बारीकी से कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं उनको सिलेक्ट किया है। तो इंग्लिश विषय की कोई भी कंपटीशन्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे एलटी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, केबीएस का हो, या ऐसे और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है लिटरेचर के रूप में। तो वो उन पॉइंट्स को मैंने रखा है और ये कंपटीशन के अलावा जो भी एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले विलियम शेक्सपियर जी के बर्थ से स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये जो लिखा हुआ है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये विलेज का नाम था, एक छोटा सा विलेज था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो मित्रों, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। बहुत सारी परीक्षाओं में इनका जो बर्थ प्लेस पूछा गया है तो उसमें स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन भी दिया होता है और एक ऑप्शन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन भी दिया गया था। तो जहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पर आप यही टिक करेंगे, क्योंकि ये विलेज का नाम है। और जब यहाँ पर ये ऑप्शन ना दिया तब वो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन टिक करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन वो डिस्ट्रिक्ट का नेम है और ये गांव का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन रिवर्स नेम, ये जो है एवन क्या है, ये एक रिवर का नाम है। अ स्मॉल टाउन इन वारविकशायर, वारविकशायर काउंटी का नाम है। सराउंडेड बाई फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, कास्टल ऑफ वारविक एंड कास्टल ऑफ किलकोमेन फ्रॉम 3 साइड्स। ध्यान रखेंगे कि ये जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनका जो ये बर्थ प्लेस था वो किससे घिरा हुआ था, तो 3 तरफ से घिरा हुआ था। एक तरफ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, दूसरी तरफ कास्टल ऑफ वारविक और तीसरी तरफ कास्टल ऑफ किलकोमेन फ्रॉम 3 साइड्स। ये इनका बर्थ हो गया है। अब डेथ पे आते हैं। तो इनकी जो डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616, ये ध्यान रखेंगे। बर्थ भी मतलब इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और डेथ भी क्या हुई थी 23 अप्रैल को हुई थी और सन क्या है 1616। बर्थ ईयर और डेथ ऑफ ईयर अक्सर पूछ लिया जाता है। एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रेटफोर्ड, मतलब स्ट्रेटफोर्ड में ही इनकी मृत्यु हुई थी। अब क्या है ब्यूरीड, बरीड कहाँ हुए थे, होली ट्रिनिटी चर्च, मतलब इनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। अब देखिए इनका एपिटैफ क्या है। एपिटैफ मतलब इनकी कब्र पर क्या लिखा हुआ है। द एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन, मतलब इनकी जो कब्र है उस पर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेस दीज स्टोन एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं इनके फादर कौन हैं, जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर इनके पिताजी थे। ट्रेडर इन कॉर्न, मीट, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मतलब वो एक बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। किसके, कॉर्न मतलब अनाज के, मीट के, लेदर चमड़े के, और भी कृषि प्रोडक्ट थे जिनके क्या थे मतलब वो व्यापारी थे। इनकी माँ का नाम मैरी आर्डन था। तब फादर मदर नेम भी पूछ लिया जाता है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आगे देखते हैं पहला पॉइंट। शेक्सपियर वाज द थर्ड एंड एल्डेस्ट लिविंग ऑफ स्प्रिंग हिज पेरेंट्स, मतलब ये अपने माता की तीसरी संतान थे और सबसे बड़े जीवित संतान थे, मतलब ये तीसरे नंबर के थे। तो इनसे पहले जो 2 भाई थे वो मर चुके थे, तो जीवित यही थे, तो इसलिए इनको थर्ड और क्या कहा जाता है, एल्डेस्ट लिव्ड ऑफ स्प्रिंग। फिर क्या है, एट द एज ऑफ 18, जब ये 18 वर्ष के थे, मतलब इन 1582 ही मैरिड 26 ईयर ओल्ड एनी हैथवे से।
इनकी शादी हुई थी। तब जब ये 18 साल के थे तब इनकी शादी हुई। जिस लड़की से शादी हुई थी वो उसका नाम हैथवे था और वो इनसे कितने साल बड़ी थी? 8 साल बड़ी थी। ये 18 वर्ष के थे और इनकी वाइफ जो थी वो 26 साल की थी। एनी हैथवे से इनसे इनका विवाह हुआ था। विद हुम ही हैड 3 चिल्ड्रेन। इनकी बीवी से इनको 3 बच्चे हुए। एक पहली जो एक लड़की हुई थी उसका नाम था सुसान। अब ध्यान रखेंगे शादी के 6 महीने बाद ही इसका जन्म हुआ था। मतलब जब इन्होंने अपनी मतलब उनसे एनी हैथवे से शादी की थी तब इनकी जो पत्नी थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। एंड ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ। और फिर 2 और बच्चे हुए, हेमनेट और जूडिथ। ये जुड़वा थे। हेमनेट लड़का था और जूडिथ लड़की थी। ये 1585 में इन दोनों का जन्म हुआ था। ट्विंस थे ये। आगे क्या है? इन 1587 शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट टू लंदन। मतलब क्या है कि 1587 में फैमिली घर छोड़ दिया था और ये सीधे लंदन चले गए थे। इन 1597 ही बॉट अ न्यू प्लेस द फाइनेस्ट हाउस इन स्ट्रैटफोर्ड। मतलब 1597 में ये लंदन से स्ट्रैटफोर्ड वापस आए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा घर खरीदा था। कई परीक्षाओं में पूछा गया था कि उस घर का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था? न्यू पैलेस। फिर क्या है? ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। मतलब कई नामों से इनको जाना जाता है। तो एक क्या है? इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, मतलब इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि। और दूसरा जो निक नेम है बार्ड ऑफ एवन, बहुत पूछा गया है। बार्ड ऑफ एवन, बार्ड मतलब पोएट होता है, एवन के कवि। तो बार्ड ऑफ एवन ये भी इनका एक निक नेम है। फिर अगला पॉइंट क्या है? शेक्सपियर वाज पार्ट ओनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलिन मैन। मतलब इन्होंने एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की थी। कब? 1594 में। जब ये लंदन चले गए थे तो वहाँ 1594 में इन्होंने एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, ये इसका नाम था। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। कब? 1603 में। 1603 में जो एलिजाबेथ थी उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद वहाँ के जो दूसरे बने राजा, तो तब इनका मतलब इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। इसका क्या रख दिया गया? द किंग्स मैन, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखिए शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले, फर्स्ट वर्क। अक्सर कन्फ्यूजन है, मगर ये पूछा जाए इनका सबसे पहला वर्क क्या था या सबसे पहला प्ले कौन सा था, तो क्या था? हेनरी 6। हेनरी 6 इनका सबसे पहला प्ले था। फिर शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन, वो पहला तो था लेकिन पहले पब्लिश्ड क्या हुई, मतलब सबसे पहला पब्लिकेशन क्या था, कौन सा वर्क इनका सबसे पहले पब्लिश हुआ, तो क्या था? वीनस एंड एडोनिस। ये 1593 में पब्लिश हुई थी, एक पोएम थी। फिर क्या है? हेनरी रैथस्ली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। हेनरी रैथस्ली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वाज द प्रोटेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। मतलब ये क्या थे? संरक्षक थे। कौन? हेनरी रैथस्ली। हु इज रेफर्ड फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड एज द फेयर यूथ ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी। कितनी? 154। तो उसमें से क्या है कि 1 से 126 126 जो सोनेट्स हैं उनको फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। और ये डेडिकेटेड किसको हैं? यही हेनरी रैथस्ली को। मतलब इन्हीं को फेयर यूथ कहा जाता है इनके सोनेट्स में। अब कुछ कमेंट है इनके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रखी हैं। पहला कमेंट क्या है? सोल ऑफ द एज, द प्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये किसके बारे में कहा गया है? ये शेक्सपियर के बारे में कहा गया है। और किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। फिर दूसरा कमेंट है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर आवर ऑल टाइम्स, नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ डिजाइंस। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो एक युग के लिए नहीं है, बट फॉर आवर ऑल टाइम्स, बल्कि हमेशा के लिए हैं। नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइंस। शेक्सपियर जी ने जो रचनाएं लिखी हैं, जो ड्रामा लिखे हैं, जो वर्क किए हैं, उनसे नेचर को खुद प्राउड है। ये किसने कहा था? ये कहा था बेन जॉनसन ने। अगला कमेंट है, इफ शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट हिज सॉनेट्स he would have been assigned to the class of cold artificial writers who had
नो जेन्यून सेंस ऑफ नेचर और पैसन। ये हजलित ने कहा था कमेंट शेक्सपियर के बारे में। अब अगला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, द ग्लोब थिएटर। इन्होंने एक थिएटर की ओनरशिप की थी, द ग्लोब थिएटर, 1599 में, 1599 में ग्लोब थिएटर बना था और उसके ये पार्ट ओनर थे। 1/10 हिस्सा इनका था। तो ये क्या है कि 1613 में बर्न्ड डाउन, जल गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरी VIII, एक हेनरी VIII प्ले था जो इनका अधूरा रह गया था, इसका प्रीमियर चल रहा था और तभी क्या है कि इस थिएटर में आग लग गई थी और ये थिएटर क्या हो गया था, जल गया था। द ग्लोब थिएटर रीओपन्स इन 1614, लेकिन 1614 में ये फिर से रिपेयर कर दिया गया और फिर से क्या बनकर खड़ा हो गया, खोल दिया गया। अब देखिए यहाँ पर सोनेट नंबर 1 to 126 वर डेडिकेटेड टू हेनरी रैथस्ली। मतलब इनकी जो सोनेट्स है 1 से लेकर 126 तक वो हेनरी रैथस्ली को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर सोनेट नंबर 127 मतलब 127 से यहाँ पर 154 ने 152 रखे गए, 152 ये वर डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी, डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। अब ये डार्क लेडी कौन है, ये थी मेरी फिटोन, मेरी फिटोन को डार्क लेडी थी। द फर्स्ट फोलियो मेड बाई 2 एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डेल वाज पब्लिश्ड इन 1623। मतलब इनके जो ड्रामा का वर्क का एक फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था, बहुत पूछा जाता कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ, तो ये 1623 में पब्लिश हुआ। किसके द्वारा पब्लिश हुआ, तो इनके को एक्टर्स थे, जब ये वहाँ प्लेइंग एक्टर्स थे तो इनके 2 को एक्टर्स थे, हेमिंग और कॉन्डेल, इन्होंने पब्लिश किया था। तो जब ये फोलियो पब्लिश हुआ था तो इसमें 36 ही प्लेस थे, एक प्ले इनका उसमें नहीं था। वो कौन सा नहीं था, पेरिकल्स, पेरिकल्स प्लेज इनका उसमें नहीं था, ओमिटेड था, पेरिकल्स वाज ओमिटेड, मतलब ये उसमें नहीं था, बाद में ये पब्लिश हुआ था। फिर देखिए शेक्सपियर्स सोनेट वर पब्लिश्ड इन 1609। तो 1609 में इनके जितने भी सोनेट्स थे वो पब्लिश कर दिए गए थे 1609 में, और किसके द्वारा, टॉमस ट्रूप के द्वारा, टॉमस ट्रूप के द्वारा पब्लिश किए गए थे। फिर देखिए शेक्सपियर अटेंडेड द लोकल ग्रामर स्कूल विच नेम वाज द किंग्स न्यू स्कूल। तो उन्होंने एक जो स्कूल में पढ़ाई की थी, ग्रामर स्कूल था, तो उसका नाम था द किंग्स न्यू स्कूल। इन 1601 1601 में शेक्सपियर्स फादर हैड डाइड, के जो पिताजी थे वो क्या थे, मर गए थे। फिर देखिए इन 1594 शेक्सपियर ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, इसके बारे में भी बात हो चुकी है। इन 1603 द ग्रुप वाज रीनेम्ड द किंग्समैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। मतलब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर किंग जेम्स फर्स्ट आए थे, तो तब इसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम रखा गया था किंग्स मैन। फिर देखिए इन 1599 अ पार्टनरशिप 1/10 शेयर ऑफ कंपनी मेंबर्स बिल्ट देयर ओन थिएटर ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर टेम्स विच दे कॉल्ड द ग्लोब थिएटर। तब 1599 में एक ग्लोब थिएटर बनाया गया जिनमें इनकी हिस्सेदारी कितनी थी, 1/10 की हिस्सेदारी थी। और ये जो ग्लोब थिएटर बनाया गया था ये टीम्स नदी के दक्षिणी किनारे पर बनाया गया था। तो ये पॉइंट आज मैंने कवर किए हैं, इनके जो और आगे पॉइंट हैं मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और बहुत ही जल्द मैं इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। थैंक्स।